कोई एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन हम में से कुछ ही इसे हासिल करने के लिए कठिन रास्ते पर चलने का साहस करते हैं। एक बार में उपलब्धि या गर्व की भावना प्राप्त करना आसान नहीं है। इसे प्राप्त करने में समय लगता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज आप जिस संघर्ष से गुजरेंगे वो आपको एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेगा। सफल लोग वही होते हैं जिन्होंने सभी दुखों और कष्टों को झेला है और हार नहीं मानी है। व्यक्ति आराम से, हम जितने भी लोग हैं, आराम से प्रेम को छोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अगर कठिन परिश्रम करते हैं तो ही हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए इस मंत्र को हम जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब। और शुरुआत राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पवित्र धार्मिक स्थल पंढरपुर में बेहतर आवागमन के लिए कई सड़क और पालकी मार्ग की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भगवान विट्ठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है। यही भावना उन्हें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है। सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करने की बात कहते हुए नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्सों में 4 लेन के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 10 और 11 नवंबर को तमिलनाडु में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। चेन्नई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से बातचीत में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राज्य में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। राहत और बचाव के काम भी तेजी से चल रहा है और इसके लिए तमाम मुस्तैदी की गई है। अक्टूबर में उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत के बाद से तमिलनाडु और पुडुचेरी में करीब 43% अधिक बारिश हुई है। तमिलनाडु में 2015 में आई बाढ़ के समय इतनी बारिश देखी गई थी। थल सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने कहा है कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी और स्थानीय क्षमताओं का विकास करना अनिवार्य है। फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि युद्ध की स्थिति में सेना के पूर्ण इस्तेमाल के लिए केवल स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों को ही जो है उपलब्धि मानकर उसे इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करना अपरिहार्य है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। खेल जगत से बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिल्म जगत से अभिनेत्री कंगना रनौत और गायक अदनान सामी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पहली बार बांग्लादेश के लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को साल 2020 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके घर पहुंचकर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री हर वर्ष लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई देने उनके निवास पर जाते रहे हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री उनके घर पर पहुंचे, उन्हें पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी और फिर उनका हाथ थामकर उन्हें घर के भीतर ले गए। बीजेपी के सभी नेताओं ने एक साथ बैठकर जहां कुछ देर बातचीत की, आडवाणी ने भी यहां सबके साथ मिलकर केक काटा। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने देश और पार्टी के विकास में लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को याद किया और उसकी सराहना की। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। और देश की बड़ी सुर्खियों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ यानी चारों कोनों से राज्यों से आ रही खबरों पर। मणिपुर में कांग्रेस के 2 विधायक राजकुमार इमो सिंह और थमयोंग हाओकिप बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
दोनों नेताओं ने मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 63 करोड़ 59 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही महज 9 मिनट चल सकी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पहले दिन विभिन्न शख्सियतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सदन को 11 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लग गई, 4 बच्चों की मौत हो गई, 36 बच्चों को बचा लिया गया। कल रात करीब 9 बजे भोपाल के हमीदिया अस्पताल कैंपस के कमला नेहरू अस्पताल में आग लग गई। आग लगने की एक घटना बिल्डिंग की 3री मंजिल पर स्थित पीडियाट्रिक विभाग में हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए। 16 नवंबर को शराबबंदी पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 6 दिन के अंदर जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत के बाद नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने 16 नवंबर को बिहार में शराबबंदी पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार ने साफ किया है कि शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अपने ही साथियों पर फायरिंग करने के मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ ने प्रथम दृष्टया इस घटना को तनाव के कारण होना बताया है। कल रात हुई इस घटना में 4 जवान मारे गए और 3 घायल हो गए। ओडिशा में बीजेपी महिला शिक्षिका के अपहरण और हत्या के मामले में मंत्री डीएस मिश्रा को हटाने की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के कालाहांडी दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। मंत्री डीएस मिश्रा का हत्या के मुख्य आरोपी के साथ संबंध बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी की मांग को लेकर बंगाल बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि पार्टी मंगलवार को यानी कि आज प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप के सामने जागरूकता आंदोलन चलाएगी। भगवान सूर्य की आराधना के साथ छठ पर्व की शुरुआत कल हो चुकी है। नहाए खाए से घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हुई। आज विशेष प्रसाद ग्रहण करने का दिन यानी खरना है। छठ घाटों पर पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। दुनिया से अमेरिका ने कई देशों के यात्रियों पर कोविड-19 की वजह से लगाए यात्रा प्रतिबंध हटा लिए हैं। इन देशों में मेक्सिको, कनाडा, यूरोप के ज्यादातर देश शामिल हैं। हवाई यात्रा के नए नियमों के तहत इन देशों के वही यात्री अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आपात इस्तेमाल के लिए मंजूर किए गए कोविड-19 रोधी टीके की पूर्ण खुराक ले चुके हों। यात्रियों को पूर्ण टीकाकरण के प्रमाण पत्र और संक्रमित न होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट दिखानी होगी। सड़क मार्ग से मेक्सिको और कनाडा से आने वाले लोगों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, लेकिन किसी तरह की कोई जांच रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और यूएस के दिवंगत वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कापनी को पद्म विभूषण सम्मान मिला है। यूएसए के श्रीकांत दातार, इंडोनेशिया के वाइन, साथ ही ग्रीस के निकोलस कजानस, इसके अलावा अमेरिका के ही रतन लाल, स्पेस के
फादर वेलिस को मरणोपरांत, साथ ही बांग्लादेश की संजीदा खातून और बांग्लादेश के 1971 युद्ध के नायक काजी सज्जाद अली जाहिर और भारत में पूर्व उच्चायुक्त मोहम्मद अली को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार बांग्लादेश के लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार का फिर से यू टर्न। इस्लामाबाद में बनने वाले हिंदू मंदिर की मंजूरी रद्द कर दी गई है। जमीन देने से भी इनकार कर दिया गया है। इमरान खान सरकार के अंडर आने वाली कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंदिर के लिए जमीन आवंटन या एलोकेशन रद्द कर दिया है। इस मंदिर को लेकर सरकार की काफी तारीफ हो रही थी। सरकार के मंत्री दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये मंदिर इस बात का सबूत होगा। हालांकि जमीन आवंटन रद्द होने के बाद अब तक सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अफगानिस्तान में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी ने 4 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। पिछले 3 वर्षों के बाद ये देश का पहला राष्ट्रव्यापी पोलियो उन्मूलन अभियान है। इस दौरान 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। ये जानकारी अफगान के जन स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। तालिबान के नियंत्रण के पहले पिछले 3 वर्षों के दौरान लगभग 33 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक नहीं दी जा सकी थी। और इन तमाम बड़ी खबरों के बाद कुछ खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पवित्र धार्मिक स्थल पंढरपुर में बेहतर आवागमन के लिए कई सड़कें और पालकी मार्ग की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान विट्ठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है। यही भावना उन्हें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है। सबको साथ लेकर चलना ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता ही समाज को जोड़ने का भी काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्से में 4 लेन के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का मार्ग बनेंगे। इन सभी स्थानों से पंढरपुर आने वाले श्रद्धालुओं को ये नेशनल हाईवे बहुत मदद करेंगे। एक तरह से ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का भी माध्यम बनेंगे। प्रधानमंत्री ने श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का शिलान्यास भी किया। दोनों तरफ पालकी के लिए विशेष मार्ग के निर्माण से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। सैकड़ों साल की गुलामी में ये देश जकड़ा गया। प्राकृतिक आपदाएं आई, चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, लेकिन भगवान विट्ठल देव में हमारी आस्था, हमारी दिंडी वैसे ही अनवरत चलती रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैकड़ों साल की गुलामी, आपदाएं और चुनौतियों के बावजूद भगवान विट्ठल में लोगों की आस्था अनवरत बनी रही है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राज्य सरकार के साथ मिलकर राजमार्गों के किनारे बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विशेष रूप से रोड साइड एमिनिटीज भी हम बनाने वाले हैं। आपके सहयोग से कुछ काम में हम भी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक संयुक्त मीटिंग लेकर महाराष्ट्र सरकार में भी उसमें जो भी सहयोग होगा वो निश्चित रूप से हम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 223 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। पंढरपुर और उसके आसपास बुनियादी ढांचे में सुधार से महाराष्ट्र के लाखों श्रद्धालुओं को फायदा होगा और पंढरपुर जाने वालों के लिए वार्षिक तीर्थ यात्रा सुरक्षित हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद आप सुबह 9 बजे देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम द डिफेंडर्स।
9:30 बजे डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। सुबह 10 बजे आप देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम अभिव्यक्ति। शाम 7 बजे देखिए मुद्दा आपका। 7:30 बजे आप देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम सार्थक संवाद। जी हाँ, दिन भर की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालिए 8 बजे हमारे कार्यक्रम आज की खबर। और इसके बाद रात 8:30 बजे देखिए आपकी सेहत से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम हेल्दी इंडिया। रात 9:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम बिल्स एंड इनसाइट। और रुक रहे हैं हेलो इंडिया में एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आज का इतिहास। कितना लंबा सफर तय किया होगा महिलाओं ने उस समाज में जहां कई कई शादियों का प्रचलन था। हिंदू महिलाओं को न्याय दिलाते वक्त संसद ने मुस्लिम महिलाओं को भी इंसाफ दिलाने की मांग उठाई। आप इस बिल द्वारा बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं कि स्त्रियों के साथ जो अन्याय होता है उसको दूर किया जाए। लेकिन एक बात मैं पूछता हूँ उन लोगों से जो हिंदू स्त्रियों के साथ जो अन्याय होता है उसको हटाना चाहते हैं। एक अन्याय ये भी है कि एक पुरुष 4 स्त्रियों से शादी कर सकता है, लेकिन एक स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या ये अन्याय केवल हिंदू स्त्रियों के साथ ही होता है, मुसलमान स्त्रियों के साथ नहीं होता? राजनीति की बात हो या हो अर्थनीति का विश्लेषण, विदेश नीति की चर्चा हो या समाज के जज्बात पर हो बात, हर भारतीय को जोड़कर देते हैं आवाज देश। Why does diplomacy matter and how does it impact the common man? How did this happen? And what can be done to repair this important relationship? What is new in our foreign policy? हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 9 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 9 नवंबर वर्ष 1947 में जूनागढ़ रियासत का भारत गणराज्य में विलय हुआ। जूनागढ़ का भारत में विलय 15 अगस्त को नहीं बल्कि आज ही के दिन हुआ था। आजादी वाले दिन ही जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय ने पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया। अगस्त से शुरू हुए जूनागढ़ के विलय का यह अध्याय नवंबर में तब खत्म हुआ जब सरदार पटेल ने वहां सेना भेजने का निर्णय लिया। भारत की सेना ने जूनागढ़ को घेर लिया। इस तरह से जूनागढ़ 9 नवंबर को भारत का हिस्सा बना। 9 नवंबर वर्ष 1953 में कंबोडिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। कंबोडिया से पूर्व इसे कंपूचिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व राजा से राजनेता बने नोरोडोम सिहानोक ने किया। पनाम पेन इस राजतंत्री देश का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी भी है। कंबोडिया का उदय एक समय बहुत शक्तिशाली रहे हिंदू और बौद्ध खमेर साम्राज्य से हुआ, जिसने 11वीं से 14वीं सदी के बीच पूरे हिंद चीन इंडो चाइना क्षेत्र पर शासन किया। 9 नवंबर वर्ष 2000 में भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। वर्ष 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का भाग था। वर्ष 2000 से वर्ष 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ ही इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गैरसैंण नामक एक स्थान को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित हैं। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और अब बात करेंगे आज के दिन की। भागती दौड़ती आज की जिंदगी में 2 पल के लिए जरा रुकिए और ये सोचिए कि कहीं कोई आपके अधिकारों से आपको दूर तो नहीं कर रहा, कोई आपका न्याय तो नहीं छीन रहा। अगर अभी तक आपने ये सब नहीं सोचा तो अब सही समय है इस बारे में सोचने का। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय न्यायिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जा रहा है, तो क्यों ना एक पल रुककर हम अपने अधिकारों और न्याय के बारे में सोचें।
आज कानूनी सेवा दिवस है। दरअसल शिक्षा, शारीरिक और आर्थिक संपन्नता के अभाव में कई वर्ग कानूनी सेवाओं का मुकम्मल लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए समाज के कमजोर वर्गों को विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क कानूनी सेवाएं देने के उद्देश्य से मनाया जाता है कानूनी सेवा दिवस। इसके अलावा इस दिन को जनता को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी किया जाता है। तो क्यों और कैसे हुई इस दिन को मनाने की शुरुआत, आइए जानते हैं। पुराने जमाने में विवादों का फैसला पंचों द्वारा किया जाता था, लेकिन आज संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये काम अब न्यायालय देखते हैं, जहां सभी पक्षों को सुनकर फैसला दिया जाता है। पर ये पाया गया है कि शिक्षा, शारीरिक और आर्थिक संपन्नता के अभाव में कई वर्ग इसका मुकम्मल लाभ नहीं उठा पाते, जैसे गरीब नागरिक, अपाहिज, महिलाएं, बच्चे और आपदा पीड़ित वगैरह। इसी के मद्देनजर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने और समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। कानूनी सेवा दिवस मनाने के पीछे सर्वोच्च न्यायालय की मंशा थी समाज के कमजोर वर्गों को विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क कानूनी सेवाएं देना, ताकि समान न्याय की अवधारणा को बल मिल सके। इस दिवस पर निःशुल्क कानूनी सेवाओं के अलावा जनता को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1995 से हर वर्ष 9 नवंबर को कानून सेवा दिवस मनाना तय किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 11 अक्टूबर 1987 को लागू किया गया था और 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ था। लोगों की कानूनी समस्याओं का निवारण शिविरों को लगाकर भी किया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी संगठन इन शिविरों और सेमिनार की मार्फत बच्चों, महिलाओं और युवाओं को न केवल जरूरी जानकारी देते हैं, बल्कि कानून प्रणाली पर से बोझ कम कर उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं। भारत जैसे विविधता भरे समाज में कानूनी सेवा दिवस समस्या निवारण में बड़ी उपयोगी भूमिका अदा करता है। प्रीति, अपने न्याय और अपने अधिकारों को जानने के लिए आपको संविधान के बारे में भी जानकारी होना लाजमी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने KYC की अपील की थी, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। अपने संविधान को अगर हम जानेंगे तो हम अपने न्याय के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहेंगे। और कहीं ना कहीं आज इस दिन के जरिए एक बार फिर ये रिमाइंड हमें हुआ है कि अपने अधिकारों के लिए, अपने न्याय के लिए जरूर हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। और आइए अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है फिट रहो इंडिया, और इसमें बात होगी सेहत की। फिट रहने के लिए तन के साथ मन की तंदुरुस्ती भी उतनी ही जरूरी है, बल्कि आजकल की तनाव भरी जिंदगी में मन की शांति ज्यादा मायने रखती है। इसलिए आज हम बात करेंगे कैसे अपने एंगर को कंट्रोल करें। बड़े ही नहीं बल्कि कई बार बच्चों में भी बहुत गुस्सा नजर आता है। ऐसे में बच्चों को शांत करने के लिए, उनमें एंगर कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट की क्या सलाह है, आइए जानते हैं। एंगर इश्यूज बच्चों में भी बहुत होते हैं। और देखिए, जो एंगर इश्यूज है ना, ये एक जेनेटिक बिहेवियर नहीं है, एक लर्नड बिहेवियर है। या तो बच्चों ने अपने एनवायरनमेंट में इतना गुस्सा देखा है, या उन्होंने ऐसा मतलब मीडियम देखा है, चाहे वो टेलीविज़न देखा है जहाँ पे वो ऐसी पिक्चरें देख रहे हैं जहाँ पे वायलेंस है, या वो ऐसी वार्तालाप सुन रहे हैं जहाँ पे सिर्फ गुस्सा है, बात ही गुस्से से किया जाता है। तो ये बहुत देखना ज़रूरी है कि एंगर बच्चों में अगर बचपन से शुरू हो जाएगा तो वो उनकी एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगी। उन्हें लगेगा ये ठीक है, ऐसे ही बातचीत करनी चाहिए, मगर बाहर जाके उनको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, अगर आप गुस्से में बात किसी से करेंगे तो आपकी वो किरे किराए पे पानी फिर जाएगा। ज़रूरी है कि हम बच्चे के गुस्से का कारण समझें। कई बार बच्चे इसलिए गुस्सा करते हैं, जैसे मेरे पास आया था अनुभव, वो 10 साल का बच्चा था और मैंने कहा तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, हर चीज़ पे चीखते चिल्लाते क्यों हो, ना तुम अपनी माँ बाप की कोई बात सुनते हो। तो कहता है क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी बात नहीं सुनते हैं, वो मेरे पे चीखते चिल्लाते हैं, तो जैसे वो बात करते हैं तो वैसे मैं बात करता हूँ। मैंने देखा है कि वो कभी गुस्सा हो जाते हैं तो अपने वो प्लेट पटक देते हैं। तो ये बहुत लर्नड बिहेवियर होता है। कोई भी बच्चा जेनेटिकली गुस्सा लेके नहीं आता है।
तो हमें एनवायरनमेंट को अपने बहुत अच्छा रखना है और बहुत काम रखना है। तो मैं ज़रूर कहूँगी जब माँ बाप रात को सोने से पहले बच्चों से अच्छी बात करें, स्पेशली जब वो सोने का टाइम हो, उनको जाके देखें और उनसे कहें कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो और हम इतने प्राउड हैं आपको लेके, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सोचते हो और बड़े होके बहुत अच्छा ही बनोगे आप। तो बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, उसे लगता है कि नहीं, मेरे माँ बाप मेरे को इतना प्यार करते हैं और मेरे को इतना समझने की कोशिश करते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि बच्चे में गुस्सा आना उसका एक अटेंशन मांगना है। अगर बच्चा कोई चीख रहा चिल्ला रहा है तो उसको एक आपकी नीड है, आप उसको प्लीज़ लिसन करिए, उसे समझिए, उसको टाइम ज़रूर दीजिए। चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग फादर हैं, आपको रोज़ थोड़ा सा टाइम बच्चे के लिए निकालना पड़ेगा जिससे बच्चा स्पेशल फील करे और उसे लगे कि उसकी कोई घर के अंदर अहमियत है। आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। प्रीति, सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोई संदेश देना चाहते हैं बच्चों को या कोई उनके जो है हरकतों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो संदेश देकर नहीं बल्कि आप क्या करते हैं उससे ज्यादा संदेश बच्चों तक प्रेषित होता है। बिल्कुल प्रतिबिंब, जो बड़ी बात एक्सपर्ट ने बताई कि जेनेटिकली ऐसा नहीं है कि बच्चे में गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं खानदान में ही गुस्सा है, पापा दादा सब गुस्सा करते थे इसलिए बच्चे भी गुस्सा कर रहे हैं। एक्चुअली जेनेटिकली वो नहीं लेकर आ रहे हैं। जो बड़ी बात एक्सपर्ट ने कही, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास आप अपना बिहेवियर कैसा रखते हैं, वो असर बच्चे में जाता है, ना कि ये जेनेटिकली आता है। बच्चा जो देखता है वही करता है। बिल्कुल, इसीलिए हमें देखना होगा, समझना होगा कि हम क्या व्यवहार कर रहे हैं और बच्चा उसी से सब कुछ सीखता है। और जाते जाते हम आपको मिलाते हैं हमारे आज के कलाकार से। आज के कलाकार हैं मोहन वीणा के निर्माता और ग्रैमी अवार्ड के विजेता विश्व मोहन भट्ट। पंडित रविशंकर के शिष्य विश्व मोहन भट्ट पद्म भूषण पद्मश्री के अलावा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम अभिव्यक्ति। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आपको हम छोड़ के जा रहे हैं इनकी सुमधुर प्रस्तुति के साथ। नमस्कार। नमस्कार।